अन्नतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक जर्जर झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी दादी अपने 10 साल के पोते पिंटू के साथ रहती थी। पिंटू के माता पिता नहीं थे, इसलिए पिंटू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बुढ़ापे के कारण दादी झुककर चलती थी। दादी अपना और पिंटू का पेट पालने के लिए दूसरे के घरों में झूठे बर्तन धोती थी और कभी-कभी ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे के खेतों में धान और गेहूं भी निकालने जाती थी। पिंटू भी दादी का हाथ बटाने के लिए कभी किसी के दुकान में कुछ काम कर लिया करता था। दादी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? बेटा, सब किस्मत की बात है। दादी रोज पिंटू को परियों की कहानी सुनाकर सुला देती थी और खुद रात भर रोती। भगवान, मैंने क्या गलती की थी जिसकी तूने इतनी बड़ी सजा दी है। मेरे बेटे बहू को तूने पहले ही अपने पास बुला लिया है। अब इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि अपने पोते का ठीक से ख्याल रख पाऊं। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कभी दादी दुखी होती तो पिंटू उन्हें समझाता, तो कभी पिंटू दुखी होता तो दादी उसे समझाती। दादी को यही डर सताते रहता था कि उसके बाद पिंटू का क्या होगा। एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया जादूगर अपना खेल दिखाने। वो हर गली में जाकर अपना जादू दिखाता और पैसे लेता। जब वो पिंटू के घर के सामने आया तो बोला, ओहो, आया जादूगर अपना खेल दिखाने को, अपना खेल दिखाने को। कोई है क्या? कोई है घर में? दादी बाहर निकली। जादूगर बेटा, हमें अपना जादू मत दिखाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। हम बहुत गरीब हैं बेटा। तभी पिंटू बाहर निकला और बोला, जादूगर, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, आप कहीं और जाइए। जादूगर थोड़ा दुखी हुआ, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, पानी तो पिला दो बेटा। पिंटू पानी ले आया और जादूगर पानी पीने के बाद बोला, दादी, मैं सब जान गया हूँ। आपकी सारी परेशानियों का उपाय मेरे पास है। वो कैसे बेटा? आप कुछ भी मत बोलो। हमारी गरीबी जब भगवान नहीं दूर कर पाए तो आप क्या कर लोगे? बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, पर आपकी थोड़ी मदद कर दूंगा। और अगर नहीं कर पाए तो मैं पूरे जीवन भर कभी किसी को जादू नहीं दिखाऊंगा। पिंटू, चुप कर, बहुत बोलता है तू। दादी गुस्से से पिंटू की तरफ देख रही थी। नहीं दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं आपकी मदद ना कर पाया तो मैं जादू का खेल कभी नहीं दिखाऊंगा। बेटा, तुम बुरा मत मानो, ये बच्चा है। जादूगर हंसता है और कहता है, नहीं दादी, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। जादूगर ने पिंटू को बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, पिंटू। अच्छा पिंटू, तुम्हें कल से एक काम करना होगा। जादूगर अपने जादू से एक नारंगी रंग का गुलाब का फूल निकालता है। नारंगी रंग का गुलाब का फूल तो मैंने कभी नहीं देखा। दादी भी देखती है। बेटा, ये क्या? जादूगर दादी से बोला, दादी, कल सुबह आप जो भी काम करने जाएंगी तो इस गुलाब के फूल को उस काम की जगह पर रख देना। उसके बाद काम करना। इससे क्या होगा बेटा? ये फूल रख देने से आपकी चीजें बढ़ जाएंगी। जैसे आप इसे चावल या गेहूं के पास रख देंगी तो अनाज बढ़ जाएगा। इतना कहकर जादूगर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। रात भर दादी और पोते को जादूगर की बात याद आती रही कि क्या सच में ऐसा कुछ होगा। दोनों आपस में रात भर इस बारे में बात करते रहे। दादी, क्या उस जादूगर की बातें सच है? बेटा, मुझे भी नहीं पता कि उसने सच बोला है या झूठ। जो भी होगा सब भगवान की मर्जी से होगा। अब चल, सो जा तू भी। हाँ दादी, ठीक है, सुबह उठकर देखते हैं। अगले दिन दादी सुबह उठी और झाड़ू को उठाने ही वाली थी कि पिंटू ने उन्हें रोक दिया। दादी, झाड़ू मत उठाओ।
अरे हाँ, तू सच कह रहा है रे। पिंटू दादी से बोलता है। दादी, वो जो पिताजी साड़ियाँ बेचा करते थे वो भी कितनी बची हुई है? 2 ही तो बची हुई है। ठीक है दादी, उसे लेकर आइए। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ। हाँ। दादी साड़ियाँ लाती है। पिंटू दादी से कहता है। दादी, इन साड़ियों के ऊपर इस नारंगी रंग वाले गुलाब को रख दो, फिर हम साड़ियाँ गिनते हैं। हाँ, तू ठीक कह रहा है। दादी ने साड़ी के ऊपर गुलाब का फूल रख दिया और देखते ही देखते ढेरों साड़ियाँ आ गई। दोनों ने साड़ियाँ गिनना शुरू किया। दादी, ये तो चमत्कार हो गया। कितनी सारी साड़ियाँ हैं। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, तू एकदम सच कह रहा है। दादी और पिंटू ने पहले साड़ियों का बंडल बनाया। उनको एक तरफ रखकर उन्होंने पैसों की पोटली पर गुलाब रखा। फिर देखते ही देखते खूब पैसे भी आ गए। ऐसा करते करते दोनों के पास पैसे और साड़ियों का ढेर लग गया। दादी, अब हम साड़ियों की दुकान खोलेंगे। उन दोनों ने साड़ियों की एक बहुत बड़ी सी दुकान खोली। देखते ही देखते उनके पास सब कुछ हो गया। अब वो दोनों गरीब नहीं रहे। महेश, जो दादी का पड़ोसी था, उसको बहुत जलन होती थी इन लोगों की तरक्की देखकर। पता नहीं इस जादूगर को इन लोगों में क्या दिखा जो इनकी किस्मत बदल कर चला गया। उसकी पत्नी सुधा बोलती है। जादूगर तो अपने दरवाजे पर भी आया था, लेकिन तुमने उसे भगा दिया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज इस बुढ़िया के घर की जगह हमारा बड़ा सा घर हो जाता। तू चिंता मत कर, इन दोनों दादा पोते को जितना मिलना था उससे कहीं ज्यादा मिल गया है। अब हमारी बारी है। वो कैसे? रात में वो गुलाब चुराते हैं, जिसकी वजह से बुढ़िया के पास पैसे आए हैं। महेश और सुधा रात में जब दादी और पिंटू सो रहे होते हैं तो उनके घर में चुपके से आते हैं और टेबल पर रखा गुलाब चुरा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। देखो तो, यही है वो हमारी किस्मत के ताले की चाबी। अब इस बुढ़िया से बड़ा घर होगा हमारा। कल तक ये बुढ़िया झोपड़ी में पड़ी रहती थी, लेकिन अब मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे भी। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों दादी पोते को यहाँ से मार के भगा दूँ। महेश और सुधा सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है। चलिए जी, अब इस गुलाब के फूल का कमाल देखते हैं। दोनों लोग फूल को पैसे की तिजोरी के जगह लेकर आते हैं और वहाँ रखते हैं। लेकिन ये क्या? तिजोरी पर गुलाब रखते ही महेश और सुधा की नाक कट जाती है। दोनों चिल्लाने लगते हैं। हाय हाय, मेरी नाक! अरे ये कैसे कट गई? हाय! अरे! अरे ये क्या हो गया? अब क्या करें हम? तभी गुलाब से आवाज आती है। दुष्ट इंसान, अगर तुम लोगों ने मुझे दादी के पास वापस नहीं रखा तो तुम दोनों के हाथ, पैर, कान सब काट दूंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें अभी वहीं छोड़कर आते हैं। महेश और सुधा गुलाब को लेकर भागे भागे दादी और पिंटू के पास आते हैं और उनको सब बताते हैं। हमें माफ कर दो दादी, हमने आपका बुरा सोचा, इसका फल हमको मिल गया। दादी गुलाब से कहती है कि महेश और सुधा की नाक ठीक कर दे। दोनों की नाक ठीक हो जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया। फिर एक दिन वही जादूगर वापस आया। इस बार वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सुंदर मकान बना हुआ था। ओहो, आया जादूगर अपना खेल दिखाने को, अपना खेल दिखाने को। यह आवाज सुनते ही पिंटू भागकर बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जादूगर हंसते हुए बोला, बेटा पिंटू, तुम खुश तो हो ना? आज अब जो भी है सिर्फ आपके कारण है। मैं अपनी उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। तब तक दादी बाहर निकली और जादूगर से बोली, बेटा अंदर आ, आज मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जाने नहीं दूंगी मैं। जादूगर ने दादी को चुप कराया और उनका हाथ पकड़कर
घर के अंदर आया। दादी ने उसे बहुत प्रेम से खाना खिलाया। बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। लोग तुम्हें जादूगर कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो तुम भगवान हो, भगवान। जादूगर मुस्कुराता है और फिर गायब हो जाता है। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नाम के एक राज्य में 2 जादूगर हुआ करते थे, जादूगर करणवीर और जादूगर विजयवीर। दोनों तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। जादूगर करणवीर के जादू नए होने की वजह से बहुत मशहूर थे। इस वजह से ज्यादा लोग उसके खेल को देखने जाते। पर जादूगर विजयवीर के जादू पुराने हो चुके थे। जादूगर विजयवीर जब भी कोई खेल दिखाने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। जादू पुराने होने की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया। एक दिन जब जादूगर विजयवीर अपना जादू दिखा रहा था, अरे आज कोई नया जादू भी दिखाने वाले हो या हर बार की तरह वही पुराना वाला? दोस्तों, बहुत जल्द मैं तुम्हें नया जादू भी दिखाऊंगा, पर आज के लिए ये देखो। अब मैं इस टोपी में से 3 गिनने तक एक खरगोश निकालूंगा। 1 2 आब्राका। अरे चलो भाई, इसके पास तो कुछ नया नहीं है, चलो। इतने में लोगों को पीछे से जादूगर करणवीर की आवाज सुनाई देती है। और आज जादूगर करणवीर हमें हवा में तैर के दिखाएंगे। और उसकी आवाज सुनते ही सब जादूगर करणवीर का जादू देखने निकल जाते हैं। अरे जादूगर करणवीर आ गया, अरे चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो मैं इसे फिर से गायब कर दूंगा। अरे जादूगर विजयवीर निराश हो जाता है कि उसकी जादू कोई नहीं देखना चाहता। वो जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए भेष बदल के उसका खेल देखने पहुंच जाता है। जादूगर करणवीर अपना खेल दिखाना शुरू करता है। क्या तुम में से किसी ने कभी किसी को आग से खेलते हुए देखा है? आज मैं आग से खेलूंगा। अरे वाह वाह, क्या महान जादूगर है! वाह 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 वाह। तो लीजिए, आपके सामने पेश है आग का खेल। ये कहते ही जादूगर करणवीर अपने हाथ में आग लगा देता है और हाथों से आग को पकड़ लेता है। गांव वाले जादूगर करणवीर के हाथों से आग निकलती हुई देखकर खूब चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जादूगर विजयवीर जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए चुपके से उसके पीछे जाकर उस आग में मिट्टी का तेल डाल देता है, जिससे जादूगर करणवीर की आग और बढ़ जाती है और लोग वहां से भाग जाते हैं। जादूगर विजयवीर वहां से चुपके से निकल जाता है। जादूगर करणवीर बहुत ही उदास होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि आग इतनी बढ़ जाए? तभी उसे वहीं पड़ा एक मिट्टी का तेल का डिब्बा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, पर वो किसी से कहता नहीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा अपने मनोरंजन के लिए अपने मंत्री से कहते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए कोई नया कार्यक्रम रखवाइए। जी राजा जी, अब पास के गांव में 2 जादूगर हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है ये कह नहीं सकते, पर दोनों कुछ दिनों से चर्चा में हैं। दोनों को महल में बुलाया जाए और उनके बीच मुकाबला करवाया जाए। जो भी हमें खुश करेगा उसे हम इनाम में सोने की पूरी 1000 गिन्नियां देंगे। जी राजा जी। मुकाबला देखने के लिए प्रजा को भी आमंत्रित किया जाए। जी राजा जी, मैं अभी जाकर आपका संदेशा दोनों जादूगरों तक पहुंचा देता हूँ। मंत्री दोनों जादूगरों को संदेश भेजकर बुलाता है और उनसे कहता है, राजा जी चाहते हैं कि तुम दोनों उनके मनोरंजन के लिए महल में जादू दिखाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है अपना सबसे अच्छा जादू तैयार करने के लिए।
उसके बाद तुम्हारे बीच मुकाबला होगा और जिसने भी राजा का दिल खुश किया उसे 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी जाएंगी। हाँ? जी मंत्री जी। जी मंत्री जी। दोनों अपनी अपनी जादू तैयार करते हैं। जादूगर विजयवीर चुप चुप के जादूगर करणवीर के सारे नए जादू देख लेता है और सीख भी लेता है। जादूगर करणवीर ये बात जानते हुए भी कि विजयवीर उसके जादू देख रहा है, कुछ नहीं कहता। दोनों को तय किए गए दिन महल में बुलाया जाता है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जादूगर विजयवीर को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं जो जादू दिखाता हूँ अगर वो दिखा सके तो मैं खुद ब खुद अपनी हार मान लूंगा। क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है जादूगर? मुझे मंजूर है। जादूगर करणवीर अपनी टोपी में से 2 खरगोश निकालता है। अब मैं अपनी टोपी से 2 खरगोश निकालूंगा। जादूगर विजयवीर भी अपनी टोपी से 2 खरगोश निकाल देता है। हुजूर, अब मैं आपको अपनी लकड़ी की छड़ी को सांप में बदल कर दिखाता हूँ। जादूगर विजयवीर भी अपनी छड़ी को सांप में बदल देता है। अब मैं आपको हवा में उड़कर दिखाऊंगा। ये तो बहुत आसान है। जादूगर विजयवीर भी ये कहकर हवा में तैरने लगता है। सभी मुकाबले का खूब मजा उठा रहे हैं कि जादूगर करणवीर राजा से कहता है, हुजूर, ये मेरा आखिरी जादू है। अगर ये भी जादूगर विजयवीर ने कर दिखाया तो मैं अपनी हार खुद ब खुद मान लूंगा। ये जादू जादूगर विजयवीर ने पहले जादूगर करणवीर को करते देखा नहीं होता। अब मैं पानी से भरे बहुत बड़े कांच के बक्से में खुद को बंद कर लूंगा और बक्से में ताला लगा होने के बाद भी मैं उसमें से आपके सामने बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनने के बाद जादूगर विजयवीर चोरी छुपे ताला बदलकर खुलने वाले ताले की जगह ना खुलने वाला ताला लगा देता है ताकि ताला खुल ना पाए और जादूगर करणवीर पानी के बाहर ना निकल पाए। जादूगर करणवीर इस बारे में पहले से ही जान जाता है और ताला फिर से बदल देता है और बाहर निकल आता है। अब जादूगर विजयवीर की बारी आती है और वो जैसे ही पानी के बक्से के अंदर जाता है, ना खुलने वाला ताला उसी के बक्से पर लग जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। तब जादूगर करणवीर अपने पास से चाबी निकालकर उस ताले को खोलकर जादूगर विजयवीर को बाहर निकाल लेता है। राजा जादूगर करणवीर के जादू और समझदारी से खुश होकर उसे सोने की 1000 गिन्नियां इनाम में दे देते हैं। वाह जादूगर करणवीर, वाह, बहुत बढ़िया। हम आपसे बहुत खुश हुए और हमारी तरफ से ये 1000 सोने की गिन्नियां आपको इनाम में दी जाती है। इन्हें कबूल करें। जादूगर विजयवीर समझ जाता है कि जादूगर करणवीर ने उसे सबक सिखाया है और जादूगर करणवीर से अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो जादूगर करणवीर। मैं जीतने की लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने बेईमानी के रास्ते से जीतना चाहा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जादूगर विजयवीर, मैंने आपको माफ किया। पर याद रखना, बेईमानी का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहनत और परिश्रम से किया हुआ काम ही हमें सफल बनाता है। नारायणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। उसी गांव में विमला अपनी 5 साल की बेटी मधुरा के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। दिन भर दूसरों के घरों में और खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करती थी। 5 साल की मधुरा भी दूसरों के यहाँ छोटा छोटा काम किया करती थी। एक दिन मधुरा खेलते खेलते थोड़ी दूर चली गई। वहां उसे एक आम का पेड़ दिखा। मधुरा उस पेड़ को देखकर चकित रह गई, क्योंकि वो पेड़ हरा नहीं, लाल रंग का था। उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा था।
उसका भी रंग लाल था और उस पेड़ पर 2 ही आम लगे थे। मधुरा समझ नहीं पा रही थी कि ये सच है या वो सपना देख रही है। ये क्या, आम का पेड़, वो भी लाल रंग का, उस पर सिर्फ 2 आम। फिर उसने कहा, और इस पेड़ पर एक ही कबूतर, वो भी लाल रंग का। अचानक पेड़ पर बैठा कबूतर बोल पड़ा। हाँ, यहाँ सब लाल लाल हैं। उस कबूतर की आवाज सुनते ही मधुरा वहाँ से डर के भाग गई। वो घर आई लेकिन माँ से कोई बात नहीं कर रही थी। विमला उसे बहुत देर से देख रही थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मधुरा इतनी चुप क्यों है। बेटी मधुरा, तुम इतनी चुप क्यों हो बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या बेटा? या किसी ने तुम्हें डांटा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने डांटा नहीं है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक है, तो बात क्या है? कुछ तो बताओ। माँ, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अब आप चुप रहो, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, जा, अब कुछ नहीं बोलूंगी। तू और तेरी नौटंकी कभी खत्म ही नहीं होती। रात में सोते समय मधुरा परेशान थी। माँ, सो गई क्या? बहुत नींद आ रही है, सोने दे। पहले मेरी बात सुनो ना, फिर सो जाना। अब कैसे मन हुआ बताने का? तो उतने समय से मुंह क्यों फुलाकर बैठी थी? चल बता क्या हुआ। माँ, आज मैं खेलते खेलते झरने के उस पार चली गई थी। झरने के उस पार बगीचा है ना? हाँ है तो हुआ क्या? ये तो बता। माँ, उसमें एक आम का पेड़ है जो लाल रंग का है और उस पेड़ में सिर्फ 2 ही आम लगे हैं और उस पेड़ पर लाल रंग का कबूतर भी बैठा है जो बोलता है। मधुरा, तू ना पागल हो गई है। जैसी जैसी बड़ी हो जा रही है, बहुत झूठ बोलने लगी है। अगले साल तुझे तेरी मौसी के घर भेज दूंगी, अब वही तुझे सुधारेगी। चाहे मौसी के घर भेजो या नानी के घर, पर मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, अब अपनी बक बंद कर, सो जा और मुझे भी सोने दे। मुझे कल लोगों के घर काम खत्म करने के बाद मुरारी के खेत में भी काम करने जाना है। उसके खेत में कल आलू निकलेंगे। ठीक है माँ, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अगले दिन मधुरा उस बगीचे में फिर जाती है, पर इस बार वो डरती नहीं है। वो उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर देख रही थी। तभी वो लाल कबूतर मधुरा से कहता है, तुम डरो मत। ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डरो मत, ये एक जादुई आम का पेड़ है और मैं भी एक जादुई कबूतर हूँ। अच्छा, तुम जो भी चाहो इस पेड़ से मांग सकती हो। तुम्हारी हर इच्छा ये पेड़ पूरी करेगा। ठीक है, अभी तो नहीं, फिर कभी जरूर मांग लूंगी। अब मधुरा उस पेड़ के पास हर दिन आने लगी। अब मधुरा, कबूतर और वो पेड़ 3 दोस्त हो गए। मधुरा घंटों उस पेड़ के नीचे खेला करती। एक दिन मधुरा की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि विमला को कौन सी बीमारी है। मधुरा बहुत दुखी थी और उस पेड़ के नीचे गई और उस पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी थी। आज वो ना हंस रही थी और ना कुछ बोल रही थी। मधुरा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान हो? हाँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बीमारी है। अच्छा, ये बात है। मधुरा, तुम अपनी आंखें बंद करके इस पेड़ से आम मांगो। आम मिलने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। ठीक है। इस आम में अमृत है। आम अपनी माँ को रात में खिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है। मधुरा ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उस कबूतर ने कहा था। अब उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। यह बात पूरे गांव में आग की तरह घूमने लगी। ये खबर उस डॉक्टर तक भी पहुंची जो मधुरा की माँ का इलाज कर रहा था। हैं? ये कैसे हो गया? विमला के बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तभी डॉक्टर की पत्नी ने कहा, विमला की बेटी ने उसे ठीक किया है। लेकिन वो बच्ची तो 4 साल की है।
वो कैसे ठीक कर सकती है? पता नहीं, पर हर किसी की जुबान पर यही बात चल रही है कि जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया वो 4 साल की बच्ची ने किया है। डॉक्टर मधुरा के घर जाता है और विमला से पूछने की कोशिश करता है कि वो ठीक कैसे हुई। विमला उस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी ने कोई आम खिलाया था उसे, जिसके कारण वो ठीक हो गई थी। कुछ भी मत बोलो विमला। सच में डॉक्टर साहब? तभी वहाँ मधुरा आ जाती है। डॉक्टर उसे पूछने की कोशिश करता है, पर मधुरा उसे कुछ नहीं बताती है। बेटा, तुमने अपनी माँ को कौन सा आम खिलाया जिससे वो ठीक हो गई? मैं नहीं बताऊंगी। ये कहकर मधुरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर मधुरा का पीछा करता है और उस पेड़ के नीचे पहुँच जाता है, जहाँ मधुरा आम के बारे में कबूतर से बात कर रही होती है। पता है, वो डॉक्टर मुझसे आम के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने अच्छा किया। मधुरा वहाँ से चली जाती है। तब डॉक्टर उस कबूतर से कहता है, मुझे वो आम दे दो जो मधुरा को दिया था। लेकिन तुम्हें क्यों आम चाहिए? मधुरा ने अपनी माँ के लिए आम मांगा था। अरे, मुझे अपने मरीजों के लिए चाहिए। ठीक है, तुम इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद करके मांग लो। डॉक्टर ने वैसे ही किया। उसे भी आम मिल गया। इस आम में अमृत है। ये सुनते ही डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले समझ तो लो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बताओ, मेरा समय मत खराब करो। रात में ये आम तुम अपने मरीजों को खिला देना। ठीक है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और घर आकर सोचता है, ये अमृत वाला आम मैं मरीजों को क्यों खिलाऊं? मैं खुद खाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने आम खुद ही खा लिया। लेकिन आम खाने के बाद वो मर गया। चारों तरफ शोर मचा था। डॉक्टर की पत्नी बुरे तरह से रो रही थी। अरे रे, ये देखो क्या हो गया। यह बात जब मधुरा को पता चली तो वो सीधा उस पेड़ के नीचे गई। उसने कबूतर से कहा, देखो, तुम मेरे दोस्त हो, इतना बुरा काम मत करो। मैंने क्या किया है? उस डॉक्टर को क्यों मार दिया? मैंने डॉक्टर को नहीं मारा। डॉक्टर ने झूठ बोला। उसको आम मरीजों के इलाज के लिए मिला था, लेकिन उसने उनका इलाज ना करके खुद वो आम खाया ताकि अमर हो जाए। इसीलिए उसको ये सजा मिली। लेकिन इसमें डॉक्टर की पत्नी की कोई गलती नहीं। वो क्या करेगी? डॉक्टर को जिंदा कर दो। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं उस डॉक्टर को फिर से जीवित कर दूंगा। बहुत अच्छा। वो सफेद आम लेकर जाओ और डॉक्टर को खिला दो। मधुरा ने ठीक वैसे ही किया जैसे कबूतर ने कहा था। डॉक्टर जीवित हो उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। मधुरा, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने मधुरा का आभार माना और फिर कभी कुछ गलत नहीं किया। पूरा गांव मधुरा और उसकी माँ विमला का सम्मान करने लगा। एक शहर में राजू और दीपू नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दीपू अमीर था। उसके पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे। राजू गरीब था। उसके पिताजी एक ऑफिस में प्यून थे। लेकिन राजू पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया था और उसकी पढ़ाई का खर्चा स्कूल खुद दे देती थी। तो ऐसे राजू और दीपू दोस्त थे। राजू, ये देखो, मेरे पास तो कितने सारे महंगे पेन हैं। तुम्हारे पास तो यही एक सस्ता वाला है। तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम्हारे पास कई पेन हैं। लेकिन मेरे पापा गरीब है, इसलिए मेरे पास यही एक सस्ता पेन है। राजू बहुत समझदार था। उसे पता था कि उसके पापा बहुत मेहनत करके घर का खर्चा उठाते हैं, इसलिए वो अपने माता पिता से कभी किसी चीज की मांग नहीं करता था। राजू,
ये देखो मेरे नए जूते, कल ही मेरे पापा लाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। वहाँ से राजू अपने घर चला जाता है। उसकी माँ मालती उससे कहती है, बेटा चलो खाना खा लो। राजू खाना खाकर अपने मामा के घर चला जाता है, जो वही पास में रहते हैं। उसके जाने के बाद दीपू उसके घर आता है। आंटी, राजू है? नहीं बेटा, वो तो अपने मामा के घर गया है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। अरे मैं तो उसे अपने साथ पार्क में ले जाने के लिए आया था। ये कहकर दीपू वहाँ से चला जाता है। जब राजू घर आता है तो मालती कहती है, अरे बेटा राजू, तुम्हारा दोस्त दीपू आया था, वो तुम्हें पार्क ले जाना चाहता था। ठीक है माँ, मैं उसके घर जाता हूँ। ये कहकर वो दीपू के घर जाता है। वहाँ उसे दीपू की मम्मी सरिता मिलती है। अरे राजू, तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं दीपू से मिलने आया था। मुझे लगा कि वो मुझे अपने साथ पार्क ले जाने वाला है, इसलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे साथ वो पार्क क्यों जाएगा भला? उसके पास उसके अमीर दोस्त नहीं है क्या? तुम जैसे गरीब लोगों के साथ उसका रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं दीपू किसी को भी दोस्त बना लेता है। दीपू की मम्मी की बातें सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा। वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दुखी राजू पार्क में बैठकर सोचने लगा कि वो लोग इतने गरीब क्यों हैं। तभी उसकी नजर पास के बेंच पर रखे एक कॉपी पर पड़ती है। अरे ये कॉपी किसकी है? अरे ये तो नई कॉपी है। उसने पास में खड़े अंकल से पूछा, अंकल, ये कॉपी आपकी है? नहीं बेटा, ये मेरी नहीं है। आंटी, ये कॉपी आपकी है? नहीं बेटा, मेरी नहीं है। पिंकी, ये कॉपी तुम्हारी है क्या? नहीं राजू, ये मेरी कॉपी तो नहीं है। राजू ने सबसे पूछा, लेकिन वो कॉपी किसी की भी नहीं थी। अब राजू क्या करता? वो उस कॉपी को अपने घर ले आया। उसे खुशी भी थी कि नई कॉपी मिल गई है। उसने सोचा कि इसमें कोई ड्राइंग बनाई जाए। चलो, मैं इसमें एक आइसक्रीम बनाता हूँ। राजू ने उस कॉपी पर आइसक्रीम की ड्राइंग बनाई। उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी। तभी उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। राजू बेटा, आओ खाना खा लो। आता हूँ माँ। ये कहकर वो माँ के पास खाना खाने चला गया। जब वो खाना खाकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर एक आइसक्रीम रखी हुई है, जैसा उसने उस कॉपी में बनाया था। अरे ये आइसक्रीम कहाँ से आई? माँ, आप मेरे लिए आइसक्रीम लाई है क्या? नहीं तो बेटा, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? पापा, क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं लाया हूँ। अब राजू सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले उसने आइसक्रीम बनाई थी और अब आइसक्रीम सच में आ गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी बात मालती को बताई। मालती को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब राजू ने कहा, माँ रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ क्या बनाऊँ इस कॉपी पर? हाँ, मैं आपके हाथों का ये कंगन बनाता हूँ इस पर। राजू ने उस कॉपी पर माँ के लिए कंगन बनाए और उसने देखा कि 10 मिनट बाद उनके सामने कंगन से भरा हुआ बॉक्स रखा है। ये देखकर मालती और राजू बहुत खुश हुए। उन दोनों ने मदन को कुछ नहीं बताया। माँ, अब हम जरूरत की सारी चीजें इस पर बनाकर ले लिया करेंगे। इसके बाद राजू ने अपने लिए नए कपड़े और जूते बनाए, स्कूल बैग बनाया, मम्मी के लिए नई साड़ियाँ बनाई और घर के खाने पीने का सामान भी बनाया। अब राजू स्कूल में कभी नए जूते पहनकर जाता तो कभी नया स्कूल बैग लेकर जाता। इधर दीपू जब राजू से मिलता है तो कहता है, अरे राजू, आजकल तो तुम्हारे पास नए जूते और नया बैग आ गया है। लगता है तुम्हारे पापा की तरक्की हुई है। नहीं दीपू, ये तो मुझे मेरे मामा जी ने दिया है। वाह, तुम्हारे मामा तो बहुत अच्छे हैं। काश मेरे मामा भी ऐसे होते। अरे तुम्हारे पास तो वैसे भी सारी चीजें हैं, तुम्हें और क्या जरूरत है? अच्छा चलो, मेरे घर चलो। नहीं, मुझे घर जाना है। बेचारा राजू ये सोचता है कि दीपू की मम्मी ने उसे डांट कर भगा दिया था। नहीं,
मेरे घर पर चलते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे घर चलो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। दीपू को ये समझ में नहीं आता कि राजू उसके घर पर आने के लिए मना क्यों कर रहा है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, क्या आपने राजू से कुछ कहा है? हाँ, मैंने उसे भगा दिया था। तुम उसके साथ क्यों खेलते हो भला? मुझे वो गरीब लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने बराबर वालों को दोस्त बनाओ। मम्मी, ऐसी बात मत करो। राजू मेरा दोस्त है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीपू को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मम्मी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीपू को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने राजू के साथ ऐसा बर्ताव किया है। एक दिन मार्केट में सरिता मालती से मिलती है। कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मिली हैं। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सरिता मालती की कीमती साड़ी देखकर परेशान हो जाती है। मालती ने गहने भी पहने हुए हैं। सरिता को कुछ समझ नहीं आता कि मालती के पास ये सब कहाँ से आया। वो घर आकर सोचती है, ये राजू और इसके माँ बाप तो फटे हाल लोग हैं। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये मालती इतनी कॉस्टली साड़ी और ज्वेलरी पहनकर घूम रही है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो राजू के घर जाती है और खिड़की से छुपकर देखती है। राजू और मालती जादुई कॉपी पर कुछ बना रहे हैं। देखो माँ, अब आपके लिए कितनी सुंदर सैंडल बनाई है मैंने। सरिता देखती है कि एक सैंडल वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इस कॉपी को चुराना पड़ेगा। सरिता राजू के घर आती है और मालती से यहाँ वहाँ की बात करती है और मौका मिलते ही वो कॉपी चुराकर वहाँ से चली जाती है। जब राजू अपनी कॉपी खोजता है, माँ, वो जादुई कॉपी कहाँ गई? अरे बेटा, अभी तो यही थी। कौन ले गया? मुझे लगता है सरिता आंटी ले गई है। इधर सरिता उस कॉपी पर अपने लिए नए नए गहने बना रही थी। उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया। तभी उसका नौकर हरी ये सब देखता है और वो सरिता को चाकू दिखाकर सारा सोना मांगता है। चलो, अब जल्दी से सारा सोना इस बैग में रखकर मुझे दो, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं सब देती हूँ। सरिता जल्दी जल्दी सोना बैग में रखती है। तभी राजू वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि हरी चाकू लेकर खड़ा है। वो जल्दी से बाहर जाकर अपने साथ कई लोगों को लेकर आता है। सबने मिलकर हरी को पकड़ लिया। आंटी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बुरा कहा। और आज तो तुम्हारी कॉपी भी मैंने चुरा ली, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। आंटी, आप मेरे दोस्त दीपू की मम्मी हैं, तो मेरी भी माँ जैसी ही हुई। सरिता राजू को गले से लगा लेती है और उसकी कॉपी वापस कर देती है। उसके बाद दीपू और राजू और भी अच्छे दोस्त बन गए। सुंदरनगर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। कुदरत ने इस जगह को हर चीज से सरबोर किया हुआ था। पहाड़ों से गिरते झरने, कलकल करती नदी, खूबसूरत पंछियों का झुंड, चारों तरफ हरियाली और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के ऊपर मंडराती प्यारी प्यारी तितलियां। दूसरी तरफ बड़ी सी झील के बीच विद्यमान है सुंदरनगर का आलीशान राजमहल। इस राजमहल में जाने के लिए हंस रूपी नौका का प्रयोग करना पड़ता है। सुंदरनगर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक कुशल राजा हैं और उनकी पत्नी रानी रुक्मिणी बहुत ही दयालु है, जिनकी पुत्री 14 साल की राजकुमारी फूल कुमारी बहुत ही कोमल और नाजुक है और अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी है। राजकुमारी को संगीत से बहुत लगाव था। फूल कुमारी गाना बहुत ही अच्छा गाती थी। वो महल के मनोहारी उपवन में दासियों के बीच बैठकर कई प्रहर तक अपनी मीठी वाणी से गीत गाती और सबका मन मोह लेती। उपवन में राजकुमारी का गाना सुनने दूर दूर से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंछी भी वहाँ आते। फूलों पर लाल लाल, पीली पीली, नीली, हरी तितलियां आकर थिरकने लगती। कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर। राजकुमारी के संगीत पर मंडराती इठलाती हैं।
तितली रानी फूलों की शहजादी हो। लाल गुलाबी नीले पीले रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, कौन देश से आई हो। तितली रानी झूम झूम कर फूलों का रस पीती हो, क्या परी लोक से आई हो। तितली रानी फूलों की शहजादी हो, फूलों का रस पीती हो। राजकुमारी के गीत से महल के आसपास का माहौल खुशनुमा हो जाता। दूसरी तरफ सुंदर नगर से कोसों दूर प्रशांत महासागर के बीच एक विशाल पहाड़ी पर पक्षीराज गरुड़ अपने बड़े से परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में सैकड़ों विशालकाय पक्षी थे जिनके पंख बहुत बड़े थे। उस जगह का नाम था गरुड़वास। वहाँ मानव जाति का जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। गरुड़राज की इस पहाड़ी पर सोने और चांदी हीरे जवाहरात के भरपूर भंडार थे। जब भी कोई वहां जाने का प्रयास करता था, गरुड़राज की सेना उसे मारकर प्रशांत महासागर में फेंक देती थी। फिर कोई बरसों तक साहस न करता। गरुड़राज का सबसे छोटा बेटा जामवंत बचपन से ही बीमार रहता था, जिसकी वजह से उसके पंख कमजोर हो गए थे और वो उड़ नहीं पाता था। गरुड़राज जामवंत को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। गरुड़राज पहाड़ियों के बीच अपने बड़े से सिंहासन पर पंख फैलाए बैठे हैं और उनकी पूरी सेना परिवार चारों ओर खड़े हैं। जामवंत भी साथ वाली चट्टान पर बैठा है। हमें अपने पुत्र जामवंत की बहुत चिंता रहती है। हम जब भी जामवंत की तरफ देखते हैं हम मायूस हो जाते हैं। क्या हमारा बेटा कभी नहीं उड़ पाएगा? क्या आप में से कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हमारे पुत्र का इलाज बता सके? गरुड़राज की जय हो। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने जामवंत के लिए पूरा प्रयास किया, परंतु कोई उचित परिणाम नहीं निकला। ठीक है, हमें कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तभी गरुड़ सेना का एक योद्धा अपना पंख फड़फड़ाकर बोलता है। पक्षीराज की जय हो। पक्षीराज, पारसपुर में पंडित देवनारायण जी के पास एक गंगाराम नाम का बोलने वाला महाज्ञानी तोता है। गंगाराम के पास जरूर आपके बेटे जामवंत का इलाज होगा। पंडित देवनारायण जी और उनका तोता गंगाराम को कल आदर पूर्वक हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। जी पक्षीराज, कल दोनों को आपके समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है वीर योद्धा, तुम प्रातःकाल कुछ और सैनिक लेकर पारसपुर के लिए रवाना हो जाओ और पंडित जी को लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा गरुड़राज। यदि हमारा पुत्र जामवंत ठीक हो जाता है तो हम आदरणीय पंडित जी को मुंह मांगा इनाम देंगे। और हाँ योद्धा, पंडित जी को हमारी तरफ से कुछ स्वर्ण आभूषण भेंट करना। जी गरुड़राज। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। पक्षीराज गरुड़ महाराज की जय हो। अगले दिन प्रातःकाल योद्धा कुछ पक्षी सैनिकों के साथ पारसपुर के लिए ऊंची पहाड़ी से उड़ान भरते हैं। कुछ ही समय उड़ने के बाद पारसपुर पहुंच जाते हैं। योद्धा अपनी तेज दृष्टि से पंडित जी को नदी में स्नान करते हुए देखते हैं। पंडित जी नदी में डुबकी लगाते और गंगाराम तोता नदी किनारे बैठा हुआ हर हर गंगे बोल रहा है। योद्धा अपने सैनिकों के साथ आकाश से नदी किनारे उतर जाते हैं। पंडित जी नदी से बाहर निकलते हैं और इतने सारे पक्षी देखकर घबरा जाते हैं। तभी योद्धा बोलता है। प्रणाम पंडित जी, आप डरिए नहीं, हम आप इसे मिलने आए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? योद्धा पंडित जी को सारी बात बता देता है और पंडित जी उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देते हैं। योद्धा पंडित जी को स्वर्ण आभूषण भेंट देता है। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। पंडित जी स्वर्ण आभूषण देखकर खुश हो जाते हैं और मन ही मन में कहते हैं, काम होने से पहले इतने आभूषण मिले हैं तो काम होने के बाद तो हरि बोल हरि बोल। पक्षीराज, मैं और गंगाराम चलने के लिए तैयार हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत घर जाकर आता हूँ। योद्धा पंडित जी और गंगाराम को अपनी कमर पर बैठाकर आसमान में उड़ता रहता है। पंडित जी को डर लगता है। अरे बाप रे, इतना ऊपर उड़ा दिया। अगर नीचे गिर गया तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। हरि बोल हरि बोल। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, थोड़ा नीचे नीचे उड़ लो। इतना ऊपर क्यों उड़ रहे हो? मेरे तो प्राण सूख रहे हैं।
अरे गंगाराम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और ऊपर उड़ो, और ऊपर। अरे चुप हो जा भाई, और ऊपर उड़ोगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। हरि बोल, इतने ऊपर से कूद भी नहीं सकता। इधर गरुड़राज और उनकी पूरी सेना पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। तभी योद्धा सैनिकों के साथ पंडित जी और गंगाराम को लेकर गरुड़राज के सामने उपस्थित हो जाता है। पंडित जी, आपका स्वागत है। ये है हमारा बेटा जामवन, ये उड़ नहीं सकता। गरुड़राज की जय हो। हम सब समझ गए हैं, अभी गंगाराम बता देगा। पंडित जी लकड़ी के पिंजरे से गंगाराम को बाहर निकालकर उसके कान में कुछ बोलते हैं। गंगाराम जामवन के चारों ओर चक्कर लगाकर पंडित जी के कान में कुछ बोलता है। शाबाश गंगाराम। गरुड़राज, आपके बेटे का इलाज है। जल्दी बताइए, क्या इलाज है? सुंदरपुर के राजा महेंद्र सिंह की पुत्री राजकुमारी फूल कुमारी यदि जामवन को अपना सुरीला गीत सुना दे तो आपका पुत्र ठीक होकर उड़ने लगेगा। योद्धा, तुरंत हमारी विनती राजा महेंद्र सिंह तक पहुंचाई जाए। गरुड़राज की जय हो। मैं फौरन आपके संदेश का जवाब लेकर आता हूँ। इधर महेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठे हुए हैं, तभी एक सिपाही आता है। राजा जी, आपसे गरुड़राज का योद्धा मिलना चाहता है। आने दिया जाए। योद्धा दरबार में आता है। महाराज की जय हो। कहिए, क्या कहना चाहते हो? राजा जी, हमारे गरुड़राज जी के पुत्र जामवन उड़ नहीं सकते। यदि आपकी पुत्री राजकुमारी अपना सुरीला गीत जामवन जी को सुना दे तो वो ठीक होकर उड़ सकते हैं। इसलिए गरुड़राज ने विनम्र आपके पास आग्रह किया है। अगर हमारी बेटी के मात्र गाने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हम गरुड़राज को सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे महल में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा जी। राजा जी के दरबार में गरुड़राज, जामवन, पंडित जी, गंगाराम, योद्धा और कुछ दरबारी अपने आसन पर बैठे हैं। राजा के पास राजकुमारी बैठी है। राजकुमारी गाना शुरू करती है। सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जामवन के पंख फड़फड़ाने लगते हैं। तितली रानी फूलों की शहजादी हो, लाल गुलाबी नीले पीले रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, कौन देश से आई हो। तितली रानी झूम झूम कर फूलों का रस पीती हो, क्या परी लोक से आई हो। तितली रानी फूलों की शहजादी हो, फूलों का रस पीती हो। राजकुमारी फूल कुमारी की जय हो। राजा महेंद्र सिंह, गरुड़राज, तोता गंगाराम की जय हो। राजकुमारी साहिबा और राजा जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेटी, तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जिसे हम पूरा कर सके तो बताओ, हम अवश्य पूरा करेंगे। हमें रोज आसमान में बहुत ऊपर उड़ना है, जहाँ से पहाड़, सागर और जंगल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जामवंत आपको रोज आसमान की सैर कराएगा। जामवंत राजकुमारी को लेकर जमीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ता है। वहाँ से नीचे सागर, पहाड़, जंगल छोटे छोटे दिख रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है, तुम ऐसे ही घुमाते रहो। चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। बस थोड़ी देर और। उधर चलो। बहुत समय पहले की बात है। करमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही आलसी और कामचोर आदमी गोलूराम रहा करता था। वो बस पूरा दिन चारपाई पर पड़ा आते जाते आदमियों को देखकर ये सोचता था कि लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, सुबह सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं, जबकि वो खाट पर लेटकर पूरा जीवन चाय पीकर और समोसा खाकर काट सकते हैं। गोलूराम के माँ बाप भी उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो बस अपने माँ बाप से पैसे लेता था और खर्चे करता था। काम धाम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक दिन गोलूराम छगन हलवाई की दुकान के बाहर खाट पर पड़ा चाय पी रहा था। ए लो गोलूराम भाई, तुम्हारी गर्मा गर्म चाय और समोसा। अरे वाह, ले आए। लाल चटनी डाली है ना? हाँ गोलू भाई, चटनी तो डाल दी है, पर मैं कह रहा था 3 महीने हो गए हैं, मेरे उधार कब चुकाओगे? कितने दिनों से बोल रहे हो आज देता हूँ कल देता हूँ। अरे चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ और 2 गर्मा गर्म कचौरियाँ भी ले आओ। हाँ,
गोलू भाई, कचौड़ी तो मैं लाता हूँ। अब अगर 2 दिन तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया तो समझ लेना कि फिर समोसा और चाय बंद हैं। हाँ ठीक है ठीक है। गोलू अपनी कचौरियां और समोसा खा रहा होता है कि इतने में एक परिंदों का व्यापारी वहाँ से गुजरता है। उसके पास खूब सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं। परिंदे ले लो परिंदे, परिंदे ले लो परिंदे। गोलू की नजर उस पर पड़ती है, पर वो फिर से खाने में लग जाता है। इतने में व्यापारी के पास एक ग्राहक आता है और एक सुंदर सा तोता देखता है और व्यापारी से उसका दाम पूछता है। भैया, ये तोता कैसे दिया? भाई साहब, ये तोता थोड़ा महंगा है। इस तोते की खासियत ये है कि ये भविष्य बताता है, इसलिए इसका दाम है मात्र 150 रुपया, 150 रुपया। आदमी ये बात सुनकर उससे पूछता है, अरे भाई सच में? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भाई साहब, आप आजमा कर देखिए। अगर आपको लगे कि झूठ है तो हर 20 दिन में इस गांव से गुजरता हूँ, तोता देकर मुझसे दुगने पैसे वापस ले लेना। देख लो भाई साहब, ऐसा मौका तकदीर से मिलता है। आदमी झट से पैसे निकालता है और व्यापारी से वो तोता खरीद लेता है। ये सारी बातें गोलू सुन लेता है और व्यापारी के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे व्यापारी, क्या तेरे पास एक ऐसा और तोता है? ऐसा तो एक ही था, पर उससे भी ऊपर एक ऐसा तोता है जिससे जो भी मांगो वो बैठे बैठे पूरा हो जाता है, पर उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। कितनी कीमत है उसकी? पूरे 501 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं। हाँ। गोलू सोचता है कि इतने पैसे तो मैं ऐसे जादुई तोते से कमा ही लूंगा। हाँ। गोलू उसे कहता है, मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है, पर अगर तुम थोड़ा इंतजार करो तो मैं अपने माँ बाप से लेकर तुम्हें देता हूँ। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, तुम जाना मत, मैं अभी आया। हाँ। गोलू घर पहुँचता है और अपने बाबा से कहता है कि उसे 501 रुपए चाहिए। हैं? 501 रुपए? इतने पैसों का क्या करोगे? बस आप ये समझिए कि मेरी आने वाली कामयाबी के लिए शगुन है और मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। बाबा उसे पैसे दे देते हैं। गोलू व्यापारी के पास जाता है। ये लो पूरे 501 रुपए और दो मुझे वो तोता। व्यापारी गोलू को तोता देता है और कहता है, ये तोता तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, पर ध्यान रहे, जब भी तोता आवाज दे तो उसे खाना खिलाना, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। गोलू फटाफट तोते को लेकर अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर सोचता है और तोते से कहता है, ए तोते मल, मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं छगन का उधार चुका दूं। गोलू अपनी जेब देखता है और उसमें पैसे आ जाते हैं। तोता गोलू से खाना मांगता है। गोलू समझ जाता है कि जैसे व्यापारी ने कहा था कि तोते को खाना देना, वो उसे खाना दे देता है। गोलू जल्दी से जाकर छगन को पैसे दे देता है और उसका उधार उतार देता है। फिर गोलू अपने पिताजी से लिए हुए 501 रुपए तोते से मांगता है। ए तोता मल, मुझे 501 रुपए प्रदान करें। जैसे ही गोलू ये बोलता है, उसकी जेब में 501 रुपए आ जाते हैं और वो जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तोता खाना मांगता है और गोलू उसे दे देता है। फिर गोलू सोचता है कि क्यों ना मैं बहुत सा स्वादिष्ट खाने का सामान लेकर रख लूं और बस बैठकर खाता रहूं, कितना अच्छा होगा। गोलू तोतामल से कहता है, ए तोतामल, मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं ढेर सारा खाने का सामान ला सकूं। गोलू की जेब में और पैसे आ जाते हैं। वो बनिए की दुकान पर जाता है और खूब सारा सामान खरीदता है। ए गोलू, इतने सामान का क्या करोगे हैं? आप चिंता मत कीजिए, बस ये सब दे दीजिए।
ठीक है भाई, ले लो। गोलू छगन की दुकान पर जाता है और बहुत सारी कचौड़ियाँ, मिठाइयाँ और समोसे भी ले लेता है। कुछ दिन गोलू बस ऐसा ही करता है और कुछ काम नहीं करता, बस खाता है और सोता है और आलसी हो जाता है। फिर एक दिन सारा सामान खत्म हो जाता है और गोलू फिर से तोते से कहता है, हे तोता मल, मुझे और पैसे दो ताकि मैं और खाना खरीद सकूं। तोतामल हर बार की तरह उसे पैसे देता है और गोलू उठकर झट से छगन की दुकान पर चला जाता है और खाते खाते वहीं सो जाता है। तोता खाना मांगता रहता है और मांगता रहता है, पर उसे खाना ना मिलने की वजह से उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगले दिन जब गोलू वहां जाता है तो तोते से कहता है कि वो उसे कुछ और पैसे दे दे। हे तोता मल, मुझे कुछ और रुपए प्रदान करें। तोता कुछ नहीं कहता। गोलू फिर कहता है, हे तोता मल, मुझे कुछ और रुपए प्रदान करें। उसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी होती है। गोलू समझ जाता है कि उसके खाना ना देने के कारण अब उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। गोलू कुछ देर उदास होता है। फिर उसे याद आता है कि व्यापारी ने कहा था कि वो 20 दिन के बाद दोबारा इस गांव से गुजरेगा। वो सोचता है कि वो व्यापारी को ये तोता देकर एक नया तोता ले लेगा। वो इंतजार करता है कि व्यापारी जिस दिन गांव से गुजरेगा उस दिन वो उससे नया तोता खरीद लेगा। एक दिन व्यापारी वापस उस गांव से गुजर रहा होता है। परिंदे ले लो, परिंदे ले लो। व्यापारी की आवाज गोलू के कानों में पड़ती है और गोलू व्यापारी के पास जाता है और कहता है, हे व्यापारी, तुमने जो तोता मुझे बेचा था उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई है और वो मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता। तुम मुझे इसके बदले एक दूसरा तोता दे दो या तो इसे ठीक कर दो। व्यापारी गोलू से कहता है, मेरे पास ऐसा कोई और तोता नहीं है। उस तोते में तुम्हारी तकदीर की शक्ति थी जो हर तोते में होती है, मगर तकदीर की शक्ति ज्यादा देर तक उसी का साथ देती है जो मेहनत करे। तुम्हारे आलस के कारण वो शक्ति खत्म हो गई। गोलू समझ जाता है कि उसी के आलस की वजह से उसने तोते को खाना नहीं खिलाया, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां खत्म हो गई। गोलू तोते को उड़ा देता है और ठान लेता है कि अब से वो मेहनत से काम करेगा।